हेलो 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 एवरीवन। वेलकम बैक टू सिलेबस सिंप्लीफाइड। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी इंडस्ट्री रिलेशन एंड लेबर लॉस की सीरीज़ को। लास्ट क्लास में हमने देखा था द ट्रेड यूनियंस एक्ट ऑफ 1926। उसी सीरीज़ में आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं विद आर न्यू एक्ट विच इज़ फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1948। ये एक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे यूपीएससी में हर साल एक क्वेश्चन ज़रूर आता है एंड इस साल भी इसमें से एक क्वेश्चन आप बिल्कुल देख सकते हैं एग्ज़ाम में। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है जो आज भी एप्लीकेबल है। ये आपके एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम जानेंगे आज के वीडियो में फैक्ट्रीज एक्ट की इंपॉर्टेंस, इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसके अंदर कौन कौन से सेक्शंस हैं जो रेलेवेंट हैं जो आपको पढ़ने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये फैक्ट्रीज एक्ट ये कब आया था? ये 1948 में इनैक्ट किया गया था और ये लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 1949 को। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एक ही साल के अंदर ये इनैक्ट हो गया और उसके जस्ट बाद इसको लागू कर दिया गया था। ठीक है, अब इसका काम क्या है? फैक्ट्रीज एक्ट एक्चुअली में करता क्या है? तो देखो, इसका मेन पर्पस है कि जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं उसके अंदर वर्कर्स की कंडीशंस को, वहाँ पे सेफ्टी, हेल्थ और वेलफेयर के जितने प्रोविज़न हैं, क्या वो अच्छे से लागू हैं या नहीं, और किस तरह से वो जो कंडीशंस हैं वो मेंटेन होनी चाहिए, ये सब कौन बताता है? फैक्ट्रीज एक्ट बताता है। ठीक है, और इसके पीछे का मेन रीज़न क्या था? ये फैक्ट्रीज एक्ट क्यों लाया गया था? बिकॉज ऑफ दिस कमीशन विच इज़ कॉल्ड रॉयल कमीशन ऑन लेबर। ठीक है, ये एक कमीशन था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, उस टाइम की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने इसको लेके आए थे। ठीक है, अब ये जो कमीशन है इसका एक और नाम भी है, बिकॉज इनके जो चेयरमैन थे उनका नाम था जॉन हेनरी विटले। ठीक है, इसलिए इसको विटले कमीशन भी बोलते हैं। मैं यहाँ पे कमीशन का नाम लिख देता हूँ, आपको सिर्फ सरनेम से भी याद रहेगा कि अगर एग्ज़ाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि इस कमीशन के चेयरमैन कौन थे, तो आप इस सरनेम से, अगर आपको याद है कि रॉयल कमीशन ऑन लेबर का ही दूसरा नाम है विटले कमीशन, तो आप इसका भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो कमीशन का हेड थे वो कौन थे? जॉन हेनरी विटले। ठीक है, तो अब इस कमीशन का रिजल्ट क्या था? इस कमीशन की फाइंडिंग्स क्या थी? तो बेसिकली इस कमीशन ने क्या बोला कि कुछ चीज़ें हैं जो रिफॉर्म्स हमें जिसमें चाहिए, मतलब कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे हमें रिफॉर्म्स चाहिए, जैसे कि वर्किंग आवर्स में रिडक्शन होना चाहिए, चाइल्ड और विमेन लेबर के लिए अलग से प्रोविजंस होने चाहिए। ठीक है, जैसे विमेन लेबर के लिए जो है मैटरनिटी बेनिफिट्स के प्रोविजंस होने चाहिए, और नाइट में वर्क करना नहीं अलाउ होना चाहिए, इस तरह की चीज़ें। या फिर सेफ्टी के लिए कुछ, सैनिटेशन के लिए, वेंटिलेशन के लिए, इन सब चीज़ों के ऊपर कुछ प्रोविजंस होने चाहिए। ठीक है, और उसके अलावा मिनिमम वेजेस जो है वो एप्लीकेबल होनी चाहिए, लेबर वेलफेयर के लिए कुछ चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, और लेबर इंस्पेक्शन सिस्टम होना चाहिए। मतलब इस तरह की बहुत सारी बातें थी जो इस कमीशन की फाइंडिंग थी, जो इस कमीशन ने बोला। ठीक है, अब देख सकते हैं जो एक्ट है ये कब आया? 1948 में। इसका मतलब कब? जब ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडिया से चले गए, जब हम इंडिपेंडेंट हो गए। इसका मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तो इस कमीशन की जो बातें थी वो नहीं मानी। ठीक है ना, कुछ चीज़ें मानी, जैसे इसके अंदर भी हमारा पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट जो है वो 1936 में आया। ठीक है, तो इसके कुछ प्रोविजंस जो थे वो मे भी वहाँ यूज़ किए हों। ठीक है, लेकिन एज अ होल जो फैक्ट्री एक्ट है वो कब आया? 1948 में। इसका मतलब जब हम इंडिपेंडेंट हुए, जब हम आज़ाद हुए, तो हमने इस कमीशन की जो अच्छी बातें थी वो ली, और अपने लिए जो पुराने फैक्ट्रीज एक्ट थे, जैसे 1881 में एक फैक्ट्री एक्ट आया था, उसको बहुत बार अमेंड किया गया लेकिन वो तब भी अप टू द मार्क नहीं था। तो इसलिए फाइनली 1948 में अपने पास एक प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से फैक्ट्रीज एक्ट बना दिया गया। ठीक है, तो अब चलिए जानते हैं कि एक्चुअल में इस फैक्ट्री एक्ट में क्या है। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले तो ये जानने के लिए कि फैक्ट्री एक्ट किस पे लागू होगा, हमें ये जानना पड़ेगा कि फैक्ट्री क्या होता है। ठीक है ना, क्योंकि एक्ट का नाम ही है फैक्ट्रीज एक्ट। तो फैक्ट्री क्या होता है? देखो, इस एक्ट के अकॉर्डिंग फैक्ट्री क्या है? एक ऐसी जगह जहाँ पे किसी तरह की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। ठीक है, अब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है वो भी इस एक्ट में डिफाइंड है, हम आगे देखेंगे। लेकिन जहाँ भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहाँ पर अगर या तो 10 या 20 इस तरह के वर्कर्स एम्प्लॉयड है। किस तरह से ये डिवाइडेड है? या तो अगर पावर का यूज़ करने के साथ, मतलब अगर सपोज किसी इस्टेब्लिशमेंट में वहाँ पे पावर का यूज़ है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हो रहा है, और उसकी मदद से वो कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चल रहा है। या फिर अगर वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं है तो 20 से ज़्यादा वर्कर्स हैं। ठीक है, इस तरह की अगर मशीन्स यूज्ड हैं, तो इस तरह की कोई इस्टेब्लिशमेंट को हम क्या बोलेंगे? एक फैक्ट्री। ठीक है, तो नंबर ऑफ वर्कर्स जो है वो इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। विद द एड ऑफ पावर, अगर जहाँ पे पावर यूज़ है तो वहाँ पे 10 प्लस हो सकते हैं, 10 और 10 प्लस, और विदाउट द एड है तो 20 प्लस।
ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है उसको हम आगे देखते हैं। लेकिन इस एक्ट की कुछ एग्जेम्पशंस हैं, जैसे कि ये एक्ट जो है वो इन जगहों पे अप्लाई नहीं होगा। कहाँ कहाँ नहीं होगा? माइंस में अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि माइंस के लिए एक अलग से एक्ट है जिसको हम बोलते हैं माइंस एक्ट, ठीक है। उसके अलावा रेलवे शेड्स में अप्लाई नहीं होता ये, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में अप्लाई नहीं होता। मतलब अगर कोई होटल है या रेस्टोरेंट है या कोई और ईटिंग प्लेस है, जैसे ढाबा होता है, रोड साइड जो स्टॉल्स होते हैं, उन सब में ये एक्ट जो है अप्लाई नहीं होता है। उसके अलावा फैमिली रन एस्टेब्लिशमेंट अगर है, सपोज एक फैमिली है, मतलब जो ओनर है उसी के एक्सटेंडेड फैमिली है या फैमिली है, उसी के 10-15 लोग जो हैं वो मिलके एक फैक्ट्री चला रहे हैं, तो वहाँ भी उसको हम फैक्ट्री नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो एक फैमिली रन एस्टेब्लिशमेंट में आएगा, उसके लिए अलग से एक्ट्स हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई आर्म्ड फोर्स का एक एरिया है, मतलब सपोज कोई कैंटोनमेंट है जो आर्म्ड फोर्सेस के अंडर है, तो वो भी जो है फैक्ट्री की डेफिनेशन में इस एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं आएगा, ठीक है। तो ये तो हो गए कुछ एग्जेम्पशंस जो इस एक्ट पे एप्लीकेबल है। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो, मैंने जैसे बताया ऊपर कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है वो अलग से डिफाइंड है इसी में ही, सेक्शन 2 में ही। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि यूजुअली जो होता है किसी भी एक्ट का सेक्शन 1 जो होता है वो क्या बताता है, उस एक्ट का नाम होता है, प्लस उस एक्ट का एक्सटेंट होता है कि वो कहाँ कहाँ तक एप्लीकेबल है। जैसे पहले के एक्ट्स में 2019 से पहले क्या लिखा होता था कि दिस एक्ट इज़ एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। अब जम्मू एंड कश्मीर आर्टिकल 370 हटने के बाद वो जो प्रोविजन है वो ऐसे ही लिखा होता है कि दिस एक्ट इज़ एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो फर्स्ट सेक्शन जो होता है वो ये होता है। नाउ सेकंड सेक्शन में क्या होती है, डेफिनेशंस होती है। यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस हैं जो हमारे पास गिवन है। जैसे पहली डेफिनेशन किसकी है? पहली डेफिनेशन है हमारी वर्कर की। अब वर्कर कौन होता है? देखो, हमने इंडस्ट्रियल रिलेशन में भी देखा था कि इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या होता है, एक ट्राई पार्टाइट स्ट्रक्चर होता है जिसमें 3 पार्टीज इन्वॉल्व हैं। कौन कौन सी? एक एम्प्लॉयर, एक एम्प्लॉई और एक गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये जो एम्प्लॉई वाला पार्ट है ये कौन निभा रहा है? एक वर्कर, ठीक है। तो वर्कर कौन है? एक ऐसा इंसान, एक ऐसा व्यक्ति जो डायरेक्टली या किसी एजेंसी के थ्रू एम्प्लॉयड है, ठीक है। और जो ये एम्प्लॉयमेंट है इसकी नॉलेज फैक्ट्री ओनर को हो या ना हो, लेकिन वो तब भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में काम कर रहा है, चाहे वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हो या किसी भी मशीनरी में या मशीनरी के प्रेमाइसिस में, मतलब जहाँ पे वो मशीन लोकेटेड है, जिस एरिया में या फिर उस फ्लोर पे, वहाँ पे कोई क्लीनिंग का पार्ट कर रहा हो, तो भी हम बोलेंगे कि कौन है वो, वर्कर है, ठीक है। अब एक डाउट होता है कुछ लोगों के माइंड में कि विद और विदाउट द नॉलेज कैसे हो सकता है, मतलब फैक्ट्री ओनर को पता ही नहीं है कि कौन वर्कर काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा। तो हाँ, ऐसा हो सकता है। जैसे सपोज रिलायंस की फैक्ट्री है, अब रिलायंस में तो हज़ारों लाखों लोग काम कर रहे हैं, तो क्या एक एक इंसान का, एक एक वर्कर जो काम कर रहा है उसकी नॉलेज होगी अंबानी जी को कि कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं, कौन कौन काम कर रहा है? वो नहीं पॉसिबल, राइट। तो फैक्ट्री ओनर के नोन में होना कि मतलब कौन कौन से वर्कर्स है वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो उसी इस्टेब्लिशमेंट में उसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से जुड़ा हुआ है, तो उसको हम बोलेंगे वर्कर, ठीक है। अब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता क्या है वो भी इस एक्ट में डिफाइंड है। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर ना, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो एक्ट के अंडर ही लिखी हुई हैं, जो इसका पार्ट है। जैसे कि कोई भी चीज़ करना, जैसे हम कोई चीज़ बना रहे हैं, उसको चेंज कर रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं, या फिर हम कोई अडेप्टेशन कर रहे हैं किसी आर्टिकल का, सब्सटेंस का। वो किसके लिए अडेप्टेशन? ऑयल निकालने के लिए, पानी निकालने के लिए, सीवेज के लिए, जनरेटिंग, ट्रांसफॉर्मिंग, ट्रांसमिटिंग पावर, ऐसे इस तरह से ना बहुत सारी चीज़ें दे रखी है। मतलब एक वाइड एरिया है जहाँ पे, जिसको हम बोल सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंडर जो आता है, ठीक है। तो ये सब हम क्या बोलेंगे? मैन्युफैक्चरिंग। अब यहाँ पे ध्यान दोगे अगर आप, तो ये फैक्ट्री की डेफिनेशन है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। तो अगर एक नॉर्मल कोई, अगर सपोज कोई ऑफिस एरिया है जहाँ पे कोई एचआर काम कर रहा है, या फिर जहाँ पे कोई लैब असिस्टेंट है या ऑफिस असिस्टेंट है, तो वो सब इस डेफिनेशन में कवर नहीं होगा। यहाँ पे स्ट्रिक्टली हम किसकी बात कर रहे हैं? एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात कर रहे हैं, जो एक इंडस्ट्रियल एरिया होता है, आपने देखा होगा किसी चीज़ की फैक्ट्री है, तो यहाँ पे उसी की बात की जा रही है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं डेफिनेशंस में। अगली डेफिनेशन है एडोलसेंट। अब एडोलसेंट कौन होता है? ऐसा कोई भी इंसान, ऐसा कोई भी व्यक्ति या बच्चा जिसने 15 साल की एज कंप्लीट कर ली है बट 18 साल की एज कंप्लीट नहीं की है। मतलब कि एडोलसेंट कौन होगा? जो 15 से 18 साल के बीच का कोई भी इंसान है, ठीक है। तो ये हो गया एडोलसेंट। नो नेक्स्ट इज चाइल्ड। अब अगर एडोलसेंट 15 से ऊपर है तो चाइल्ड कौन होगा? उससे छोटा ही होगा। तो चाइल्ड कौन होता है? ऐसा कोई भी व्यक्ति, ऐसा कोई भी बच्चा जिसने 15 साल की एज भी कंप्लीट नहीं की है, यानी कि वो कौन है? जो 0 से 14 की एज में है, ठीक है। अब ये ऑब्वियस सी बात है कि
एक फैक्ट्री में 0 या मतलब 1 2 3 इस तरह की एज का कोई बच्चा नहीं होगा जो काम कर रहा होगा, ठीक है ना। मिनिमम जो वर्किंग एज है वो 14 हो सकती है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 14 से 15 या फिर 15 से कम वाला कोई भी बच्चा होगा तो वो इस कैटेगरी में आएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको 14 से चेंज करके 15 कर देता हूँ, क्योंकि 15 का जैसे ही वो होगा वो एडोलेसेंट बन जाएगा, ठीक है। लेकिन 15 से जस्ट पहले तक वो चाइल्ड रहेगा। उसके बाद यंग पर्सन कौन होता है? यंग पर्सन कोई भी अगर चाइल्ड है या एडोलेसेंट है, यानी कि अगर मैं इन दोनों का सेट लूँ, यंग पर्सन कौन कौन होगा? एक चाइल्ड प्लस एडोलेसेंट। अगर इन दोनों में से कोई भी है तो हम उसको बोलेंगे यंग पर्सन, ठीक है। इसके अलावा इस सेक्शन में और भी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, लेकिन सब हमारे काम की नहीं है। जैसे फैक्ट्री की डेफिनेशन तो मैंने आपको ऊपर ही बता दी, वर्कर की डेफिनेशन भी मैंने बता दी आपको, ठीक है। मशीनरी की डेफिनेशन दी हुई है कि ऐसे कोई भी डिवाइस जो मूव कर सकती है या जो पावर का यूज़ करती है, जो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में एड कर रही है आपका, ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी डेफिनेशन दे रखी है। पावर का मतलब क्या होता है ये भी डेफिनेशन दे रखी है। पावर का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से यूज़ करने वाली कोई भी चीज़, कोई भी एनर्जी, तो उसको बोलेंगे पावर, ठीक है। तो हमारे लिए सारी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ऐसे तो हर एक्ट में बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, हम हर डेफिनेशन को याद नहीं कर सकते। तो इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दी जो हमें आगे एक्ट में ही ज़रूरत पड़ेगी समझने के लिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक सेक्शन और ये, पावर टू डिक्लेयर अ प्रेमाइस अ फैक्ट्री। मतलब कि अगर कोई एरिया है जो डेजिग्नेटेड है एंड वो एक फैक्ट्री माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, ये पावर किसके पास है? तो ये पावर किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास, ठीक है। अब स्टेट गवर्नमेंट के पास एक और पावर है कि सपोज एक बड़ा सा एरिया है, या एक एक एरिया में जितनी इस्टेब्लिशमेंट्स है वो किसी एक ही कंपनी की हैं, ठीक है। अब इन सपोज 3 एस्टैब्लिशमेंट्स हैं और इस सेम कंपनी की हैं और तीनों में अलग अलग प्रोसेसेस हो रहे हैं। तो अब स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो क्या इन तीनों को मिला के एक फैक्ट्री कंसिडर करे, या इन तीनों को अलग अलग फैक्ट्री कंसिडर करके 3 फैक्ट्रीज कंसिडर करे। ये कौन डिसाइड करेगा? ये स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, ठीक है। तो ये इस सेक्शन के अंडर आता है, सेक्शन 4 के अंडर। आगे बढ़ते हैं। अब सेक्शन 5 से 10 के बीच में कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस दिए हुए हैं, ताकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता है फैक्ट्रीज का वो स्टेट गवर्नमेंट से, जो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, वो आसानी से कर पाए। जैसे सेक्शन 5 क्या है? ये एक एग्जम्पशन पावर देता है किसको? स्टेट गवर्नमेंट को। ये क्या कहता है कि अगर सपोज कोई पब्लिक इमरजेंसी की सिचुएशन है, जैसे वॉर हो गई है या एग्रेशन का टाइम है या इंटरनल डिस्टर्बेंस चल रहा है, तो ऐसे टाइम पे स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो फैक्ट्रीज को एग्जेम्प्ट कर सकती है कि इस एक्ट की जो प्रोविजंस है वो उन पर ना लगे। कब तक? एटमोस्ट 3 मंथ्स तक। ओके, मतलब सिंपल टर्म्स में स्टेट गवर्नमेंट ये कह सकती है कि देखो अभी वॉर का टाइम चल रहा है, ये पब्लिक इमरजेंसी का टाइम चल रहा है, तो अगले 3 महीने तक ना जो इस फैक्ट्री एक्ट के प्रोविजंस है वो तुम पे अप्लाई नहीं होंगे, ठीक है। सपोज उसमें ऐसा कुछ लिखा है कि हेल्थ के लिए ये XYZ प्रोविजन करने पड़ेंगे, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट बोल सकती है कि नहीं, अभी पब्लिक इमरजेंसी का टाइम है तो अभी आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये एग्जेम्पशन पावर किसको मिलती है? स्टेट गवर्नमेंट को मिलती है एज पर सेक्शन 5। नेक्स्ट इज सेक्शन 6। ये क्या कहता है कि देखो स्टेट गवर्नमेंट या फिर चीफ इंस्पेक्टर, इसके पास पावर है कि जो फैक्ट्री का यूज़ है या फिर कंस्ट्रक्शन है, या फिर अगर सपोज किसी को कुछ ऑल्ट्रेशन कराना है फैक्ट्री में, कुछ रेनोवेशन कराना है, तो उसके लिए जो साइट अप्रूवल होगा, उसके लिए जो लाइसेंसिंग होगी, रजिस्ट्रेशन होगी, उसके लिए जो फीस देनी पड़ेगी, वो कौन करेगा? वो सब स्टेट गवर्नमेंट या फिर चीफ इंस्पेक्टर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी अभी तक सेंटर का कोई रोल नहीं है, ठीक है। रोल किसका है? स्टेट गवर्नमेंट का, या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जो अपॉइंट किए जाते हैं चीफ इंस्पेक्टर, उनका, ठीक है। नेक्स्ट इज नोटिस बाय ऑक्यूपायर। ये क्या कह रहा है कि अगर सपोज मुझे एक फैक्ट्री लगानी है, ठीक है। मुझे कोई सपोज बैंगल मेकिंग फैक्ट्री लगानी है, ठीक है। तो और मेरी फैक्ट्री बनके रेडी है, ठीक है, और मैंने वहाँ पे काम करना स्टार्ट भी कर दिया है। तो सेक्शन 7 क्या कहता है कि ये अलाउड नहीं है। अगर मुझे इस फैक्ट्री में कुछ भी प्रोड्यूस करना है तो मुझे एटलीस्ट 15 डेज का नोटिस देना पड़ेगा। किसको? चीफ इंस्पेक्टर को, कि ये फैक्ट्री किस चीज़ की है, इसका ओनर कौन है, इसके अंदर मैनेजर कौन है, इसकी लोकेशन क्या है, कि किस प्रोसेस से जो है वो फैक्ट्री का काम होगा, ठीक है, और क्या कितने वर्कर्स हैं, उनकी वर्कर्स की डिटेल। तो मुझे कम से कम 15 दिन का नोटिस देना पड़ेगा और तब जाके मैं काम स्टार्ट कर सकता हूँ। अभी जो 15 दिन का नोटिस है ये बन जाएगा 3 महीने का, अगर ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये कोई हजार्डस वर्क है, ठीक है, कोई ऐसी फैक्ट्री है जो सपोज केमिकल फैक्ट्री है या फिर कोई और हजार्डस फैक्ट्री है, तो मुझे 3 महीने का नोटिस देना पड़ेगा, अदरवाइज मुझे 15 डेज का नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? नोटिस बाय ऑक्यूपायर।
नेक्स्ट इज जनरल ड्यूटी ऑफ द ऑक्यूपायर। अब ऑक्यूपायर कौन है वो एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ, आपको वैसे समझ आ गया होगा। ऑक्यूपायर कौन है? जो इस फैक्ट्री का ओनर है, वो इंसान जिसके पास पूरा कंट्रोल है इस फैक्ट्री का, मतलब अल्टीमेट कंट्रोल जिसके पास है, वो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्यूपायर। ठीक है। तो सेक्शन 7A क्या है? जनरल ड्यूटी ऑफ द ऑक्यूपायर। अभी क्या कह रहा है कि देखो सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग तो तुम्हें पहले नोटिस देना पड़ेगा कि क्या फैक्ट्री है, और सारा नोटिस जो 15 डेज पहले देना पड़ता है। उसके अलावा 7A जो है वो एक ड्यूटी लगाता है ऑक्यूपायर पे कि तुम्हारा काम ये भी है कि जितने भी वर्कर्स वहाँ पे काम करते हैं उनकी हेल्थ, सेफ्टी और वेलफेयर को इंश्योर करना। ठीक है। उसके लिए जितने भी प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे वो तुम्हें करने पड़ेंगे। ओके। नेक्स्ट 7B। 7B क्या कहता है? 7B मैन्युफैक्चरर पे एक और ड्यूटी लगाता है कि देखो जितनी भी तुमने मशीनरी वगैरह यूज़ कर रहे हो या जितना भी प्रोसेस जो अब बना हुआ है मैन्युफैक्चरिंग करने का, तो उसके अंदर जो भी चीज़ें हो रही हैं वो प्रॉपरली पहले टेस्टेड होनी चाहिए। उसके अंदर जितने भी प्रोसेस है उसके अंदर हर एक चीज़ के ऊपर प्रॉपर लेबलिंग होनी चाहिए, ताकि कोई भी वर्कर अगर काम कर रहा हो तो उसको पता हो कि ये कौन सी चीज़ हज़ार्डस है, कौन सी चीज़ नॉन हज़ार्डस है, कौन सी चीज़ में कहाँ पे खतरा है, कौन सी मशीन जो है वो डायरेक्टली टच नहीं करनी है, या फिर जिस जिस भी तरह का एक कोई जिससे एक हैज़ार्ड क्रिएट हो सकता है, तो वो प्रॉपरली जो है मेंटेन करना है किसको? मैन्युफैक्चरर को, यानी कि ऑक्यूपायर को। ठीक है। और ये सब जो है वो एक कंट्रोल्ड वे में होना चाहिए ताकि वर्कर्स की सेफ्टी का जो है ध्यान रखा जा सके। ठीक है। सेक्शन 8 क्या कहता है? सेक्शन 8 कहता है इंस्पेक्टर्स एक बनाए जाएंगे, किसके द्वारा? स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। अब इंस्पेक्टर के पास क्या पावर होगी कि वो किसी भी फैक्ट्री को एग्जामिन कर सकते हैं, वहाँ पे एंटर कर सकते हैं, उनसे रिकॉर्ड्स मांग सकते हैं, रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग वो चेक कर सकते हैं मशीन्स को, उनसे बोल सकते हैं कि अपना प्रोसेस बता चला के दिखाओ। इस तरह की चीज़ें जो है वो इंस्पेक्टर्स कर सकते हैं। अब आप जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप उसमें सेलेक्ट होते हैं तो आप पहले इंस्पेक्टर्स की तरह ही जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर होते हैं उनका काम यही होता है, इंस्पेक्शन का। ठीक है। अब इंस्पेक्टर्स के पास क्या क्या पावर है वो सेक्शन 9 में दी हुई है कि वो एंट्री कर सकते हैं, एग्जामिनेशन कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं, इंस्पेक्शन कर सकते हैं, सीज भी कर सकते हैं इवन सामान को, और सैंपल भी कलेक्ट कर सकते हैं, ताकि जो फैक्ट्री लॉज है वो अच्छे से इंप्लीमेंट हो पाए। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज सर्टिफाइंग सर्जन, सेक्शन 10। अब ये क्या कहता है कि जितने भी फैक्ट्रीज के अंदर यंग पर्सन्स काम करते हैं, हमने यंग पर्सन की डेफिनेशन क्या देखी थी? चाइल्ड प्लस एडोलसेंट। ठीक है ना। तो अगर कोई भी फैक्ट्री में अगर ये लोग काम करते हैं, चाइल्ड प्लस एडोलसेंट कोई भी काम कर रहा है, तो वहाँ पे उनको एक सर्टिफाइंग सर्जन्स भी अपॉइंट करने पड़ेंगे, ताकि यंग पर्सन्स की जो है फिटनेस और उनकी हेल्थ का ध्यान रखा जा सके। ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम चलते हैं कि इस एक्ट के 3 पिलर्स क्या हैं जिसके ऊपर ये सारा एक्ट बेस्ड है। तो पहला तो है हेल्थ पे ध्यान देना, दूसरा सेफ्टी, और थर्ड वेलफेयर। हेल्थ क्या कहता है कि हमें वर्कर्स को एक ऐसा एनवायरनमेंट देना है कि वो क्लीन और हाइजीनिक हो। ठीक है। सेफ्टी का मतलब क्या है कि हमें इस तरह का एनवायरनमेंट देना है कि जहाँ पे एक्सीडेंट्स ना हो और वर्कर्स जो है वो सेफली काम कर पाएँ, अपने आसपास जब भी वो काम करें तो सेफ फील कर पाएँ। और तीसरा उसके अलावा हमें वेलफेयर की प्रोविजंस को भी ऐड करना है, मतलब कि वर्क प्लेस ऐसा हो जहाँ पे वो कंफर्टेबल फील कर सके, जहाँ पे उनके वेलबींग का ध्यान रखा जा सके, जहाँ पे एक्स्ट्रा प्रोविजंस भी हो जिससे उनको कंफर्ट फील हो। ठीक है। तो ये सब जो है बेसिकली इस एक्ट के हम बोल सकते हैं 3 पिलर्स हैं, हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलफेयर। ठीक है। तो हम एक एक करके इन तीनों के जो रिलेटेड प्रोविजंस है वो जानते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं हेल्थ प्रोविजंस की। अब ये जो हेल्थ प्रोविजंस हैं ये बहुत सारे हैं, हमें एक एक को ऐसे हम याद नहीं रख सकते, क्योंकि सेक्शन वाइज अगर हम देखें तो 11 से 20 तक जो सेक्शंस है वो हेल्थ के ऊपर है। उसके बाद 21 से 41 तक जो है वो अप्रॉक्सीमेटली हमारे सेफ्टी प्रोविजंस हैं। उसके बाद वेलफेयर प्रोविजंस भी जो है वो बहुत सारे हैं। तो हमें एक एक को ऐसे याद नहीं रखना, बट हम एक बार ओवरव्यू लेते हैं कि हम किस सेक्शन में या फिर किस प्रोविजन में क्या बात की जा रही है। जैसे हम बात करें हेल्थ प्रोविजंस, तो क्लीनलीनेस का ध्यान रखना, जो कि एक बेसिक राइट होना चाहिए, एक बेसिक नेसेसिटी होनी चाहिए किसी भी फैक्ट्री में। ये क्या कहता है कि हर फैक्ट्री ऑक्यूपायर को ये इंश्योर करना है कि डेली रिफ्यूज़ल हो, डेली जो है वो जो वेस्ट होता है उसका रिमूवल हो, वीकली फ्लोर क्लीनिंग हो, हर हफ्ते जो है वो फ्लोर की सफाई हो रही है, और वाइट वॉशिंग जो है यानी कि दीवारों के ऊपर जो वाइट वॉशिंग की जाती है वो उसका भी एक पीरियोडिक टाइम पे होना चाहिए, मतलब हर पीरियड के बाद वो होना चाहिए। जैसे वाइट वॉशिंग का जो है 14 मंथ्स का पीरियड है, और पेंटिंग के लिए हर 5 साल के अंदर दोबारा से पेंटिंग होनी चाहिए। इसके अलावा वेस्ट और एफ्लुएंट्स को डिस्पोजल जो है वो भी क्या होना चाहिए, उसके लिए अरेंजमेंट जो है वो किसको करना पड़ेगा? ऑक्यूपायर को करना पड़ेगा, कि जितना भी वेस्ट है उसको निकाला जाए प्रॉपर तरीके से। उसके अलावा फैक्ट्री के अंदर वेंटिलेशन को मेंटेन करना, मतलब हवा अच्छे से आए, और एक टेम्परेचर अच्छे से मेंटेन करना, मतलब ज़्यादा गर्मी भी ना हो, ज़्यादा ठंड भी ना हो, ये सब मेंटेन करना, ये भी काम है किसका? फैक्ट्री ओनर का। उसके अलावा ये भी इंश्योर करना ज़रूरी है
कि डस्ट और फ्यूम्स ना हो, मतलब ज़्यादा मिट्टी, ज़्यादा धूल मिट्टी ना हो फैक्ट्री के अंदर, ताकि जो वर्कर्स हैं उनको सांस लेने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। और अगर डस्ट लंग्स में चली जाएगी तो आपको पता है प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो वो सब ना हो, ये सब कौन कहता है, सेक्शन 14। ओके, नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन। इसके अंदर क्या बात की जाती है कि हवा में जितना भी वेपर है, यानी कि वाटर वेपर जो है हवा में, वो एक कंट्रोल्ड अमाउंट में हो, कि ज़्यादा ह्यूमिडिटी ना हो और ह्यूमिडिटी कम भी ना हो, क्योंकि दोनों से आपको पता है कि हेल्थ पे इफेक्ट पड़ सकता है। अगर ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी तो भी प्रॉब्लम हो सकती है, कम ह्यूमिडिटी होगी तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। एक कॉन्सेप्ट होता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, वेट बल्ब टेम्परेचर। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ये क्या कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि ये आपका साइंस सेक्शन से भी रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट इज ओवर क्राउडिंग। अभी क्या कहता है कि ऑक्यूपायर को ये भी इंश्योर करना है कि ऐसा ना हो कि छोटी सी जगह में बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं, ताकि ऑक्यूपायर सोचे कि ज़्यादा लोग काम करेंगे तो ज़्यादा आउटपुट निकलेगा, लेकिन उससे क्या होगा कि ओवर क्राउडिंग हो जाएगी, मतलब लोग काम नहीं कर पाएंगे ढंग से। तो उसके लिए भी एक्ट के अंदर ही दिया हुआ है, जैसे कि 9.9 मीटर क्यूब एरिया होना चाहिए। अगर कोई फैक्ट्री 1948 से पहले बनी है, मतलब जब ये एक्ट आया है, अगर उससे पहले बनी है, तो इतना स्पेस उस हर वर्कर के पास होना चाहिए। अगर 1948 की, यानी इस एक्ट के बाद आने के बाद अगर कोई फैक्ट्री बनी है, तो उसके अंदर 14.2 मीटर क्यूब पर वर्कर जो है वो एरिया होना चाहिए उस फैक्ट्री में, ठीक है। उसके बाद लाइटिंग प्रॉपर मेंटेन होनी चाहिए, यानी कि हर जगह पे जो है प्रॉपर सफिशिएंट लाइटिंग होनी चाहिए, ताकि अंधेरे में ना काम करना पड़े किसी भी वर्कर को। उसके अलावा ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई होनी चाहिए हर जगह पे, यानी कि हर 150 वर्कर्स के लिए एक पॉइंट होना चाहिए जहाँ पे वो पानी पी सकें, ठीक है। भाई पानी कैसा होना चाहिए, होलसम वाटर। ऐसा नहीं कि आप गंदा पानी, कोई सा भी पानी जो है वो टैप वाटर या कुछ भी। होलसम वाटर का क्या मतलब होता है, ऐसा पानी जो पीने के लायक हो। तो एम्प्लॉयर को, ऑक्यूपायर को ये इंश्योर करना है कि हर 150 वर्कर के लिए होलसम वाटर अवेलेबल हो। और और वो जो वाटर कूलर की जगह होगी जहाँ पे वाटर कूलर रखा गया है, वो वॉशरूम्स वगैरह का जो एरिया होता है वहाँ से 6 मीटर दूर होना चाहिए, ठीक है। नॉट विद इन 6 मीटर्स, मतलब ऐसा नहीं कि जहाँ पे वॉशरूम है उसके बगल में ही पीने का पानी भी लगा दिया, तो कम से कम 6 मीटर दूर होना चाहिए। और अगर उस फैक्ट्री में 250 से ज़्यादा वर्कर्स काम करते हैं, तो पानी ठंडा भी होना चाहिए, मतलब कूलिंग फैसिलिटी भी होनी चाहिए पानी में, ठीक है। उसके अलावा लैट्रिन्स एंड यूरिनल्स। अभी क्या कहता है कि जो भी मेल और फीमेल वर्कर्स हैं उनके लिए अलग अलग स्पेसिस होने चाहिए, वॉशरूम्स के लिए, टॉयलेट्स के लिए, क्लीनिंग्स के लिए। सेक्शन 19 जो है वो उसको मैंडेट करता है, ठीक है। उसके अलावा स्पिटून्स भी होने चाहिए सेक्शन 19 के अकॉर्डिंग ही। स्पिटून्स क्या होते हैं, बेसिकली जहाँ पे स्पिट कर पाएँ वर्कर्स, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि क्लीन स्पिटून्स होने चाहिए हर जगह पे। और इवन वर्कर्स के ऊपर भी ये एक तरह से ऑब्लिगेशन होता है कि उनको भी सिर्फ स्पिट करना है तो उन्हीं स्पिटून्स में करना है। अगर वो कहीं और करेंगे तो उनको फाइन देना पड़ेगा, कितना, 5 रुपये का फाइन देना पड़ेगा, ठीक है। अब ये तो हो गए सब हमारे हेल्थ प्रोविजंस। नेक्स्ट क्या था हमारा, सेफ्टी प्रोविजंस। तो हम देखते हैं हमारे पास सेफ्टी प्रोविजन क्या क्या है इस एक्ट के अकॉर्डिंग। सबसे पहला तो है, जैसे जितनी भी मशीन्स यूज़ हो रही हैं उनकी फेंसिंग होनी चाहिए प्रॉपरली, ताकि कोई भी डेंजरस पार्ट है अगर किसी मशीनरी का, तो वहाँ पे कोई वर्कर गलती से ना चला जाए, ठीक है। अगर कोई मशीनरी ऐसी है जो मोशन में है, जैसे कोई पार्ट है जो घूम रहा है, या फिर उसके अंदर कुछ अगर गलती से चला जाए तो दिक्कत हो सकती है, तो ऐसी जगह पे सिर्फ ट्रेंड एडल्ट मेल्स अलाउड है, ठीक है। आप इस बात का ध्यान देना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विमेन एंड यंग पर्सनस आर प्रोहिबिटेड, ठीक है। तो इसके अंदर ऐसी कोई भी मशीनरी है जहाँ पे जो मोशन में है, तो वहाँ पे सिर्फ एडल्ट मेल्स अलाउड है, ओके। इस बात का हमें ध्यान रखना है। उसके अलावा जो हॉइस्ट और लिफ्ट्स यूज़ हो रही हैं, लिफ्ट वगैरह अगर कहीं यूज़ हो रही हैं, या कुछ भी ऐसी चीज़ जिससे लिफ्टिंग हो पाए हॉइस्ट वगैरह से, तो वहाँ पे उनका हर 6 मंथ्स में इंस्पेक्शन होना चाहिए, ठीक है। उनकी स्ट्रेंथ जो है वो एडिकेट होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जो हॉइस्ट वगैरह है या लिफ्ट है उससे अगर हम कोई सामान उठा रहे हैं, तो वो इतना वीक हो कि उससे कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, कोई किसी को इंजरी हो जाए, तो वो सब जो है वो नहीं होना चाहिए। इसलिए हर 6 महीने बाद उसका इंस्पेक्शन होना चाहिए। उसके अलावा क्रेन वगैरह है, यानी जो और हैवी सामान को उठाने के लिए मशीनरी होती है, उनको भी टाइम टू टाइम एग्जामिन करना चाहिए। रिवॉल्विंग मशीनरी है तो उनकी स्पीड क्या होनी चाहिए, ये सब स्पेसिफाइड होना चाहिए। प्रेशर प्लांट जो है, अगर कहीं पे प्रेशर वेसल्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, तो उनकी कंडीशन भी जो है प्रॉपर होनी चाहिए। मतलब ये बहुत ऐसी बातें हैं जो आप कॉमन सेंस से भी आप सोच सकते हैं कि क्या होगा, ठीक है। जैसे फ्लोर्स अगर हैं, मतलब अगर अलग अलग फ्लोर में बनी हुई फैक्ट्री, तो स्टेयर केस वगैरह जो है वो अच्छी कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए वहाँ पे प्रॉपरली, ताकि वर्कर्स जो हैं ऊपर नीचे जा पाएँ, तो ऐसा ना हो कि कहीं स्लिप हो जाए कोई, ठीक है। तो ये प्रॉपरली मेंटेन होना चाहिए। उनकी आइज़ की प्रोटेक्शन के लिए जो है प्रॉपर उनको
गॉगल्स या स्क्रीन्स देने चाहिए। ठीक है, अगर कहीं पे फायर हो जाती है, देखो अब ये इंपॉर्टेंट वाला है, अगर किसी भी फैक्ट्री में 100+ वर्कर्स काम करते हैं तो वहाँ पर फायर ड्रिल्स होनी चाहिए, सेफ एग्जिट होनी चाहिए, ट्रेन स्टाफ अलग से होना चाहिए, और उसके अलावा फायर फाइटिंग इक्विपमेंट होना चाहिए, जैसे कि जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, या फिर आपने देखा होगा डस्ट की जो बकेट्स रखी होती हैं, ये सब जो है वो होना चाहिए अगर किसी भी फैक्ट्री में 100 या उससे ज़्यादा वर्कर्स काम करते हैं तो। ठीक है, तो आप समझ गए ये हमारे हेल्थ प्रोविजंस और सेफ्टी प्रोविजंस थे कि वर्कर्स की सेफ्टी इंश्योर करने के लिए और वर्कर्स की हेल्थ इंश्योर करने के लिए ये हमारे पास कुछ प्रोविजंस जो है वो एक्ट में ही दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्या था हमारा, वेलफेयर प्रोविजंस। तो अब देखते हैं वेलफेयर के लिए क्या बात की हुई है इस एक्ट में। तो देखो, वेलफेयर के लिए भी कुछ हमारे पास मैंडेटरी प्रोविजंस हैं जो इस एक्ट में दिए हुए हैं, और वो सब जो है ना वो डिपेंड करता है कितनी वर्कफोर्स है फैक्ट्री में, कि जितने ज़्यादा वर्कर्स होंगे उतने ज़्यादा प्रोविजंस जो हैं उस फैक्ट्री को यूज़ करने पड़ेंगे, उतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट मतलब कह सकते हैं हम कि प्रोविजंस हो जाएंगे। जैसे कि अगर किसी भी फैक्ट्री में 30 से ज़्यादा वुमेन वर्कर्स हैं तो सेक्शन 48 के अकॉर्डिंग वहाँ पर एक क्रैच होना चाहिए। ठीक है, अभी क्रैच क्या होता है, और ये जो इस प्रोविज़न के बारे में ज़्यादा डिटेल हम देखेंगे जब हम मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट पढ़ेंगे, तो वहाँ पर इसके बारे में ज़्यादा हम डिटेल में पढ़ पाएंगे। ये मैं MBA लिखा है तो आप इसको कंफ्यूज मत करना किसी और MBA से। ठीक है, नेक्स्ट इस, अगर 150 से ज़्यादा वर्कर्स हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए, रेस्ट रूम, शेल्टर रूम और लंच रूम, ये अलग से ये रूम्स हैं जो होने चाहिए अगर 150 या उससे ज़्यादा वर्कर्स काम करते हैं फैक्ट्री में। अगर 250 से ज़्यादा वर्कर्स काम करते हैं तो कैंटीन होना कंपलसरी है। सिमिलरली अगर 500 से ज़्यादा वर्कर्स काम करते हैं तो एक वेलफेयर ऑफिसर होना भी कंपलसरी है। ठीक है, उसके अलावा सेक्शन 45 क्या कहता है कि हर 150 वर्कर्स के लिए फैक्ट्री के अंदर एक फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए। यानी कि अगर किसी फैक्ट्री में 600 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं तो इसका मतलब वहाँ पर 4 जो है वो क्या होने चाहिए, फर्स्ट एड बॉक्सेस होने चाहिए। ठीक है, और अगर किसी फैक्ट्री में 500 या 500 से ज़्यादा वर्कर्स हैं तो वहाँ पर एक एम्बुलेंस रूम भी ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, ये सब बात कौन करता है, सेक्शन 45। नेक्स्ट इज वॉशिंग फैसिलिटीज। सेक्शन 42 क्या कहता है कि मेन और वीमेन के लिए अलग अलग स्पेस होना चाहिए। ठीक है, मतलब मेन के लिए अलग वॉशिंग एरिया एंड वीमेन के लिए अलग वॉशिंग एरिया। ये भी आप देख सकते हैं, ये बहुत ऑब्वियस से चीज़ें हैं जो, क्योंकि लॉ लीगल प्रोसीडिंग्स होती हैं तो उसमें अलग से स्पेसिफाइड होता है। बट अगर आप इस पूरे सेक्शन की बात करें, पूरे वेलफेयर फैसिलिटीज़ वाले डिवीजन की बात करें, तो यहाँ पर आपको जो याद रखना है वो क्या याद रखना है, जो ये वर्कर्स का नंबर है जो यहाँ पर अलग अलग है फॉर डिफरेंट थिंग्स। जैसे क्रैच के लिए हमारे पास कितनी मिनिमम वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है, 30। सिमिलरली अगर मैं पूछूं आपसे कैंटीन के लिए कितने वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है, तो है 250। वेलफेयर ऑफिसर के लिए 500। तो आपको ये नंबर याद रखना है। ठीक है ना, आपको ये सेक्शन याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट वो सेक्शन के अंदर जो बात है, जैसे वेलफेयर ऑफिसर की बात जो है सेक्शन 49 कर रहा है, तो हमें सेक्शन याद नहीं रखना, हमें ये याद रखना है कि हमारे पास 500 वर्कर्स होने चाहिए, तो हमारे को एक वेलफेयर ऑफिसर जो है कंपलसरी हो जाएगा अपॉइंट करना। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर अगर हम देखें कि एम्बुलेंस रूम होने के लिए कितना वर्कर्स होना कंपलसरी है, 500। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये क्या थे हमारे वेलफेयर फैसिलिटीज़। तो अगर हम दोबारा जाएं ऊपर, अगर हम देखें कि जो 3 पिलर्स थे इस एक्ट के, हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलफेयर, तो हम देख सकते हैं इन तीनों के लिए जो है डिफरेंट डिफरेंट प्रोविजंस हमारे इस एक्ट के अंडर ही दिए हुए हैं। ठीक है, आई होप आपको अब तक का क्लियर होगा। अगर आपको अभी तक का ये टॉपिक समझ आया तो वीडियो पे लाइक ज़रूर छोड़ना, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो अगला टॉपिक है हमारा वर्किंग आवर एंड लीव। फैक्ट्री एक्ट ही बताता है कि वर्किंग आवर्स क्या होने चाहिए और वर्किंग ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, ताकि जो वर्कर्स हैं उनको बीच बीच में रेस्ट मिल पाए। ऐसा ना हो कि कोई फैक्ट्री का ओनर है वो काम कराए जा रहा है और वर्कर्स को वो रेस्ट नहीं मिल रहा है एंड फिजिकली मेंटली ड्रेनिंग उनके लिए हो रहा है। तो फैक्ट्री एक्ट ही बताता है कि किस तरह से काम होना चाहिए। जैसे कि वो क्या कहता है कि एक दिन में वर्कर्स 9 आवर जो है मैक्सिमम काम कर सकते हैं। ठीक है, 9 आवर से ऊपर कोई भी वर्कर जो है वो काम नहीं कर सकता, कोई भी एम्प्लॉयर वर्कर को 9 आवर से ऊपर काम नहीं करवा सकता। ठीक है, सिमिलरली पूरे वीक में कितने आवर काम कर सकता है, मैक्सिमम 48। ठीक है, और पूरे साल में कितने काम कर सकता है, 240 डेज वो काम कर सकता है। ठीक है, उसके अलावा हर हफ्ते जो है एक वीकली हॉलीडे होना चाहिए। ठीक है, किसी भी सिचुएशन में एक वर्कर जो है 10 डेज कॉन्जिक्यूटिवली काम नहीं कर सकता बिना छुट्टी के। ठीक है, मतलब कभी ऐसा हो सकता है कि किसी वीक में जो वीकली हॉलीडे है उस पे वर्कर जो है वो ओवर टाइम कर रहा है, लेकिन उसके बाद जो उसको कंपेंसेटरी लीव जो मिलता है तो वो 2 मंथ्स के अंदर मिलना चाहिए, वो हम आगे वाले सेक्शन में देखेंगे। लेकिन तब भी 10 डेज से ज़्यादा वो कॉन्जिक्यूटिवली काम नहीं कर सकता।
ठीक है, 10 लगातार दिन हो गए हैं तो 11वें दिन छुट्टी मिलनी ही चाहिए। तो वही अब हम बात करते हैं कॉम्पनसेटरी हॉलीडे। ये क्या होता है कि अगर आपने वीकली हॉलीडे पे काम किया है तो आपको 2 महीने के अंदर अंदर एक कॉम्पनसेटरी ऑफ मिलेगा, और वो 2 महीने के अंदर कॉम्पनसेटरी ऑफ इस तरह से लेना पड़ेगा कि आपको 10 दिन लगातार काम भी ना करना पड़े, और 2 महीने के अंदर आपको वो कॉम्पनसेटरी ऑफ यूज़ भी करना है। ठीक है, उसके अलावा ओवर टाइम की बात भी यहाँ पे की जा रही है कि जैसे यहाँ पे मैंने बताया था कि 9 आवर जो है वो मैक्सिमम डेली आ रहा है। लेकिन अगर किसी सिचुएशन में ऐसा हो रहा है कि आपको ज़्यादा काम करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, कि सपोज कोई फेस्टिव सीजन है, उस टाइम पे ज़्यादा प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट है, तो ऐसा कोई भी सिचुएशन है तो उस टाइम पे क्या है कि अगर आपको ओवर टाइम करना पड़ रहा है, अगर अगर कोई वर्कर ओवर टाइम कर रहा है तो एम्प्लॉयर को उसको नॉर्मल वेजेस से डबल सैलरी देनी पड़ेगी उस उतने टाइम के लिए। ठीक है, जैसे अगर कोई वर्कर 2 घंटे एक्स्ट्रा काम कर रहा है तो उस 2 घंटे के लिए उसको डबल वेजेस मिलेंगे। ठीक है, अगर वो 9 घंटे से ज़्यादा काम कर रहा है या हफ्ते में 48 आवर से ज़्यादा काम कर रहा है। ठीक है, क्योंकि हमें दोनों क्राइटेरिया को मैच करना है ना, दोनों क्राइटेरिया के अंडर अंडर हमें काम करना है। मतलब हमें 9 आवर्स से ज़्यादा काम भी नहीं करना, और 9 आवर्स पर डे से ज़्यादा काम नहीं करना, और 48 आवर्स पर वीक से ज़्यादा काम नहीं करना। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट जो ये बात करता है एक्ट कि हर 5 घंटे बाद एक 30 मिनट का रेस्ट पीरियड होना चाहिए। किसी भी सिचुएशन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि वर्कर जो है, जैसे हमने यहाँ देखा था कि 9 आवर्स जो है वर्कर काम करेगा। अब 9 आवर ऐसा भी नहीं है कि वो सुबह 9 बजे आया एंड देन 6 बजे तक लगातार काम कर रहा है, ऐसा भी नहीं होगा। उसको बीच में रेस्ट भी मिलना चाहिए। कितना? हर 5 घंटे के बाद 30 मिनट का रेस्ट इंटरवल होना चाहिए। ठीक है, तो अब वही बात आती है कि अगर ऐसा है कि 9 to 6 की जॉब है तो उसके अंदर अगर 30 मिनट का जो ब्रेक भी मिल जाएगा तो वो 9 आवर्स कैसे कंप्लीट करेगा? तो उसी लिए अगला सेक्शन क्या बात करता है कि टोटल जो टाइम है एक एम्प्लॉई पूरा दिन में 10.5 आवर्स वर्किंग आवर्स उसके हो सकते हैं। मतलब 9 आवर्स वर्किंग प्लस जो रेस्ट के टाइम है वो मिला के टोटल 10.5 आवर्स का हो सकता है। ठीक है, तो वर्क प्लस रेस्ट मस्ट बी स्प्रेड विद इन 10.5 आवर्स पर डे। ठीक है, और ये 12 आवर्स तक भी हो सकता है अप्रूवल, स्टेट गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद। बट इन जनरल केस क्या होता है कि 9 घंटे का हमारा नॉर्मल वर्क टाइम प्लस रेस्टिंग पीरियड, ये मिला के हमारा 10.5 आवर्स का हो सकता है। क्यों रेस्टिंग पीरियड? क्योंकि हमें पता है कि हर 5 घंटे के बाद 30 मिनट्स का जो है वो रेस्ट मिलना कंपलसरी है। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी 10.5 आवर्स वाली। उसके अलावा डबल एम्प्लॉयमेंट, मतलब ये एक रिस्ट्रिक्शन भी लगाता है किस पे? एम्प्लॉयज़ पे, कि कोई भी वर्कर 2 फैक्ट्री में एक ही सिंगल दिन में काम नहीं कर सकता। मतलब अगर एक वर्कर है उसने ए फैक्ट्री में काम कर लिया है पूरा दिन, उसके बाद जाके वो बी फैक्ट्री में काम नहीं कर सकता। ठीक है, सेम डे में ही अलग अलग शिफ्ट्स में काम कर सकता है, बट उसके लिए फिर वो अलग प्रोविजंस होते हैं। बट यहाँ पे नॉर्मली जिसको हम मॉडर्न टर्म्स में मून लाइटिंग भी बोलते हैं, ठीक है, तो वो ये बेसिकली नहीं कर सकता। ये बात कौन कर रहा है? फैक्ट्रीज एक्ट ही करता है। नाउ नेक्स्ट इज अनदर फैक्चुअल टॉपिक, इसी एक्ट का लास्ट कंपोनेंट, कि हमसे पूछ सकता है कि इस एक्ट के शेड्यूल्स में क्या क्या लिखा हुआ है। तो जैसे फर्स्ट शेड्यूल जो है उसमें बात कर रहा है हैजार्डस प्रोसेसेस की। इसमें लिखा हुआ है कि वो सारी इंडस्ट्री जो हैजार्डस प्रोसेस में इन्वॉल्व है, जैसे कोई भी इंडस्ट्री है जहाँ पे कोल का यूज़ हो रहा है, या फिर मेटल कास्टिंग हो रही है, या फिर फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री है, तो इस तरह की जितनी भी इंडस्ट्रीज़ की लिस्ट है वो कहाँ दी हुई है? फर्स्ट शेड्यूल में दी हुई है। ठीक है, सेकेंड शेड्यूल क्या बात करता है? कुछ इंडस्ट्रीज़ में क्या होगा कि केमिकल यूज़ होंगे काम करते टाइम, तो वहाँ पे मैक्सिमम जो एक लिमिट है कि अगर कोई भी वर्कर जो है वो उन केमिकल से एक्सपोज हो रहा है, मतलब वो काम करते करते शायद वो केमिकल गलती से वर्कर के ऊपर लग रहा है, या फिर वर्कर इनहेल कर रहा है, सांस लेते टाइम वर्कर के अंदर जा रहा है, तो वो एक मैक्सिमम लिमिट तक अलाउड है, उसके अलावा नहीं है। जैसे कि हम बोल सकते हैं सपोज कोई कोई पर्टिकुलर एसिड है, तो वो कह सकते हैं कि उसकी लिमिट जो मेंशन्ड है वो कहाँ मेंशन्ड है? सेकंड शेड्यूल में मेंशन्ड है। ये हमें क्या देता है? परमिसिबल लिमिट ऑफ सर्टेन केमिकल सब्सटेंस इन द वर्क एनवायरनमेंट। ठीक है, जो जिससे वर्कर जो है वो एक्सपोज हो सकता है, तो उसकी मैक्सिमम लिमिट इतनी है कि इतना एक्सपोज हो सकता है। उससे ज़्यादा क्या होगा? फिर वो हेल्थ पे प्रॉब्लम आ जाएगी, वर्कर की हेल्थ खराब हो सकती है कोई भी केमिकल सब्सटेंस से। ठीक है, एंड थर्ड शेड्यूल बात करता है नोटिफाइबल डिजीज़, जो भी ऐसी कोई डिजीज़ है जो वर्कर्स को फैक्ट्रीज में काम करते टाइम एक्सपोज हो सकते हैं, ऐसी कोई चीज़ हो सकती है। जैसे अगर मरकरी पॉइजनिंग है, या आर्सेनिक पॉइजनिंग है, ठीक है, या सिलिकोसिस है, ये सब जो लेड पॉइजनिंग है, ये सब क्या होते हैं? मतलब फैक्ट्रीज में जो केमिकल्स यूज़ होते हैं उसकी वजह से अगर वर्कर कोई एक्सपोज हो जाता है एंड वर्कर को उसकी वजह से कोई डिजीज़ हो जाती है, तो ये सब कहाँ मैंशन है? थर्ड शेड्यूल में मैंशन है। ठीक है,
अभी थर्ड शेड्यूल का फ़ायदा क्या है? थर्ड शेड्यूल में बेसिकली ये लिखा हुआ है कि जितनी भी डिजीज़ लिखी हुई है यहाँ पे मेंशन्ड है, अगर वर्कर को उनमें से कोई भी डिजीज़ जो है वो हो जाती है फैक्ट्री में काम करते टाइम, तो ये एम्प्लॉयर का काम है कि वो अथॉरिटीज़ को नोटिस भेजेगा कि ये डिज़ीज़ जो है यहाँ पे किसी वर्कर को हो गई है, एंड देन जो भी टाइम लिमिट होगा उसके अंदर उसको भेजनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये बात हो रही है थर्ड शेड्यूल में। नाउ नेक्स्ट इज, हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया है, अब हम कुछ PYQs देख लेते हैं जो इस टॉपिक पे UPSC ने पूछे हैं इन EPFO एग्ज़ाम। ठीक है, तो इसको ट्राई करते हैं। पहले आप पॉज करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, एंड देन अगर आपको आंसर नहीं आता देन आप आके देखना। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अंडर विच प्रोविजन ऑफ द फैक्ट्री एक्ट अ सेफ्टी कमिटी इज़ टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन अ फैक्ट्री वेयर। हमने देखा था एक सेफ्टी कमेटी जो है वो बनानी पड़ती है, तो उसमें मिनिमम कितने वर्कर्स हो तब हमें सेफ्टी कमेटी बनानी है। तो ये भी हमने देखा था कि हमारे पास अलग अलग लिमिट्स थी, जैसे कि 150 वर्कर्स पे क्या होना चाहिए, 250 वर्कर्स पे क्या होना चाहिए, 30 विमेन वर्कर्स पे क्या होना चाहिए। ठीक है, सिमिलरली 500 टोटल वर्कर्स पे क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा क्या था, सेफ्टी कमेटी थी। ठीक है, उसके अलावा 30 प्लस विमेन वर्कर्स है तो यहाँ पे क्रैच होना कंपलसरी है, 250 प्लस वर्कर्स है तो यहाँ पे कैंटीन होना कंपलसरी है, एंड 150 वर्कर्स पे क्या कंपलसरी था, रेस्ट रूम या फिर हम बोल सकते हैं शेल्टर रूम। ठीक है, लंच रूम, ये जो होता है ये 150 वर्कर्स पे कंपलसरी है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी, 500 और मोर वर्कर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेलफेयर प्रोविजन। ठीक है, फैक्ट्री एक्ट के अंदर, फैक्ट्री एक्ट के अंदर इनमें से कौन सा वेलफेयर प्रोविजन नहीं है। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या है, यहाँ पे मैं नॉट अ वेलफेयर प्रोविजन इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ऑप्शन क्या क्या है, कैंटीन, क्रेच, फर्स्ट एड या ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है वो वेलफेयर प्रोविजन नहीं है, कैंटीन, क्रेच, फर्स्ट एड, ड्रिंकिंग वाटर। अब देखो, वेलफेयर करना है तो वेलफेयर का मतलब क्या होता है कि हम मिनिमम से कुछ आगे का सोच रहे हैं। ठीक है ना, मिनिमम क्या होता है, पहले हमें सेफ्टी इंश्योर करनी है और हेल्थ इंश्योर करनी है, उसके बाद हम जाके देखते हैं कि वेलफेयर क्या, वेलफेयर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो कैंटीन तो हमारे लिए क्या थी, कैंटीन तो तब होगा जब 250 प्लस वर्कर्स हैं, तो ये क्या है, ये एक वेलफेयर प्रोविजन है क्योंकि इसके लिए ज़्यादा वर्कर्स चाहिए। उसके अलावा क्रेच, क्रेच भी क्या है, एक वेलफेयर प्रोविजन है क्योंकि इसके लिए भी बहुत ज़्यादा वर्कर्स चाहिए। फर्स्ट एड, फर्स्ट एड क्या था, फर्स्ट एड भी वेलफेयर प्रोविजन था, सेक्शन 45 में मैंशन था ये। ठीक है, कि फर्स्ट एड होनी चाहिए एंड एम्बुलेंस रूम होना चाहिए अगर 500 प्लस वर्कर्स है तो। ड्रिंकिंग प्रोविजन, ड्रिंकिंग वाटर, ये क्या है, ये एक हेल्थ प्रोविजन है। ठीक है, ये वेलफेयर प्रोविजन नहीं है, ये एक हेल्थ प्रोविजन है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट, अब ये देखो, ये हमने क्वेश्चन जो है वो ऊपर नहीं पढ़ा लेकिन हम इसको PYQ के थ्रू सॉल्व कर लेते हैं। व्हेन अ न्यू मैनेजर इज अपॉइंटेड द नोटिस मस्ट बी सेंड टू इंस्पेक्टर विद इन। अगर कोई नया एक फैक्ट्री मैनेजर है वो अपॉइंट किया जाता है तो उसका नोटिस जो है वो कितने टाइम में भेजना चाहिए, तो इसका आंसर क्या है, 7 days, बी। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, ये हमने पहले भी देखा था जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात कर रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वो कौन सा सेक्शन है, कौन सा आर्टिकल है जो बैन करता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। ठीक है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है हमारा आर्टिकल 24B। तो आई होप आपको आज की वीडियो क्लियर होगी। एक बार हम दोबारा देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट पढ़ा, उस पर हमने देखा रॉयल कमीशन ऑन लेबर, उसकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हमारा ये एक्ट जो है वो बनाया गया था। ठीक है, और ये एक्ट आया कब था, 1948 में, एंड केम इनटू फोर्स इन 1949। उसके बाद फैक्ट्री की डेफिनेशन के अंदर दो चीज़ें थी, अगर हम पावर यूज़ कर रहे हैं तो 10 प्लस वर्कर्स होने चाहिए, पावर नहीं यूज़ कर रहे तो 20 प्लस वर्कर्स होने चाहिए। कुछ एग्जेम्पन्स है इसमें, माइंस, रेलवे शेड्स, हॉस्पिटैलिटी, फैमिली रन एस्टेब्लिशमेंट और आर्म्ड फोर्सेस, यहाँ पे ये एक्ट अप्लाई नहीं होता है। उसके बाद कुछ और डेफिनेशंस जैसे वर्कर, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, उसके अलावा एडोलेसेंट की एज 15 से ऊपर, चाइल्ड की एज 15 से नीचे, यंग पर्सन, चाइल्ड या एडोलेसेंट कोई भी है तो वो यंग पर्सन माना जाएगा। पावर किसके पास है एक प्रेमाइस को फैक्ट्री डिक्लेयर करने की, तो वह स्टेट गवर्नमेंट के पास। एग्जेम्पशन पावर किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास। कितने टाइम की है, मैक्सिमम 3 months की। उसके बाद लाइसेंसिंग का काम किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास या फिर चीफ इंस्पेक्टर के पास। ठीक है, ऑक्यूपायर को नोटिस देना पड़ेगा सेक्शन 7 के अंदर कितने टाइम का, अगर नॉर्मल फैक्ट्री है तो 15 days का, हैजार्डस फैक्ट्री है तो 3 months का। उसके बाद जनरल ड्यूटी क्या है एम्प्लॉयर की, कि वो क्या क्या इंश्योर करेगा, हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलफेयर।
उसके अलावा मैन्युफैक्चरर की क्या ड्यूटी है कि वो सेफ, टेस्टेड और प्रॉपरली लेबल्ड मशीनरी यूज़ करेगा। इंस्पेक्टर क्या होंगे, जो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेंगे। ठीक है, इनका काम क्या होगा कि किसी भी फैक्ट्री में जा सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं। और एक कहाँ मेंशन है, सेक्शन 9 में। सेक्शन 9 में क्या दे रखा है, पावर ऑफ इंस्पेक्टर। उसके बाद एक सर्टिफाइंग सर्जन होने चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फैक्ट्रीज में क्या काम कर सकते हैं, यंग पर्सनस, उनकी हेल्थ के लिए, उनकी फिटनेस का ध्यान रखने के लिए। 3 पिलर्स क्या क्या हैं इस एक्ट के, हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलफेयर। हेल्थ प्रोविजंस हमने देखे थे बहुत सारे, सेफ्टी प्रोविजंस हमने देखे थे बहुत सारे। ठीक है, उसके अलावा मैंडेटरी वेलफेयर फैसिलिटीज़, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर क्वेश्चन जो है यूपीएससी पूछ सकता है डेफिनेटली। तो क्रेच के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, मिनिमम 30 विमेन वर्कर्स। ओके, शेल्टर, लंच रूम या रेस्ट रूम के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, 150 वर्कर्स। कैंटीन के लिए कितनी रिक्वायरमेंट है, 250 वर्कर्स। ओके, एंड वेलफेयर ऑफिसर के लिए कितनी रिक्वायरमेंट है, 500 वर्कर्स। अगर इतने मिनिमम वर्कर्स हैं तो ये होना ज़रूरी है। सिमिलरली एम्बुलेंस रूम के लिए कितने होने चाहिए, 500 होने चाहिए। फर्स्ट एड के लिए क्या होना चाहिए कि हर 150 वर्कर्स के ऊपर एक फर्स्ट एड होनी चाहिए। वॉशिंग फैसिलिटी क्या होनी चाहिए, सेपरेट होनी चाहिए और एडिकेट होने चाहिए। ठीक है, वर्किंग आवर्स के बारे में हमने देखा था कि 9 आवर्स होना चाहिए मैक्सिमम, 48 मैक्सिमम वीकली आवर्स होने चाहिए, और 240 डेज हमारे पास ईयरली जो डेज होने चाहिए वर्किंग के। वीकली हॉलीडे होना चाहिए, कंपेंसेटरी हॉलीडे मिलना चाहिए अगर वीकली हॉलीडे मिस हो गया है तो। ओवर टाइम में कितनी वेज देनी पड़ेगी, डबल वेज देनी पड़ेगी। इंटरवल कितना होना चाहिए, हर 5 घंटे के बाद आधे घंटे का। मैक्सिमम जो डे कितना होना चाहिए, 10.5 आवर्स का, किसको मिला के, वर्क और रेस्ट को मिला के। ठीक है, डबल एम्प्लॉयमेंट जो है वो बैंड है। 3 शेड्यूल देखे थे हमने। फर्स्ट शेड्यूल में क्या लिखा था, हैजार्डस प्रोसेस के बारे में, ऐसी कौन कौन सी इंडस्ट्री है जहाँ पे हैजार्डस प्रोसेस होता है, वो फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन है। सेकंड शेड्यूल में क्या लिखा हुआ था, परमिसिबल लिमिट, कि कोई भी केमिकल है तो इतना मैक्सिमम अलाउड है जो वर्कर्स जो है वो इनहेल वगैरह कर सकते हैं। थर्ड शेड्यूल किसकी बात कर रहा है, नोटिफाइबल डिजीज़ की बात कर रहा है। कोई भी वर्कर इन डिजीज़ के चपेट में आता है तो एम्प्लॉयर का काम है कि जल्दी से जल्दी अथॉरिटीज़ को बताए। ठीक है, तो ये था इस एक्ट में पूरा। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। एंड ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप यहाँ तक बने रहे, आपने ये पूरी वीडियो देखी, तो आई एम श्योर अगर आपने ढंग से ये वीडियो देखी है या फिर अगर आप इसको एक बार रिवाइज करेंगे तो आप 1 से 2 क्वेश्चन आप डेफिनेटली एग्जाम में ठीक करके आएंगे। एंड आई होप आप सारे एक्ट्स को ऐसे ही पूरी मेहनत से एंड तक देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना फॉर द नेक्स्ट वीडियो अपडेट। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डालना, मैं उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।